लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 8 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अजीत के इंगित पर जीवन का पूर्व निश्चित मार्ग स्थित कर उसी रोज शाम की गाड़ी से विजय अजित के साथ उस गांव पहुंचा। अजित को गांव वालों से विजय का परिचय करा देना था। गांव के बाहर एक मंदिर और उसी से लगी हुई अतिथिशाला है। सामने चारों ओर से बंधा हुआ पक्का तालाब, बगल में कुआं, फुलवाड़ी। कोई रहता नहीं। सुबह शाम स्त्री पुरुषों की भीड़ स्नान पूजन और कसरत के लिए होती है। यहीं दोनों आकर कुछ देर के लिए विश्राम करने लगे। बुधुआ के मार खाने के बाद लोग आपस में मिलते हुए रास्तों, खेतों और घरों में वही चर्चा करते रहे। इस साल भी ज्वार की अच्छी उम्मीद नहीं। गत 2 वर्ष रबी अच्छी नहीं हुई। अधिकांश किसान महाजनों के कर्जदार हो चुके हैं। इस साल भी कर्ज से लगान चुकाया था। अभी तक उनका पूरा ब्याज नहीं वसूल हुआ। अब कर्ज मिलने की कोई आशा नहीं, न लगान चुकाने की गुंजाइश है। महाजन दावा करने की धमकियां दे रहे हैं। इधर जमींदार का जूता भी चलने लगा। छिप छिप कर लोग पासियों की सलाह लेने लगे और उनके वीर रस के व्याख्यान से पूरे प्रभावित हो किसी का जरा सा इशारा मिलने पर विद्रोह के लिए यानी बिना दाम के लगान न मानने के लिए तैयार हो गए। जमींदार के चले जाने पर पासियों के पश्चात सब लोग बुधुआ के घर गए। जमींदार ने उसे उठवाकर भेज दिया था। उसकी फटी पीठ और हाथों के स्याह दागों पर जो डंडे पड़ने से पड़े थे, गर्म हल्दी बंधवाई और आपस में मिल जाने के सलाह मशवरे करने लगे। इसी समय विजय को लेकर अजित गांव में बैठा। निकास के पास ही बुधुआ का मकान था। बाहर आदमियों को देखकर अजित सीधे दूसरी राह छोड़कर गया। द्वार पर लोगों के रहने के कारण अंडी के तेल का दिया रखा था। छप्पर के नीचे कई मस्तक एक दूसरे के इतने निकट थे कि पुलिस को तत्काल जुआ खेलने का शक होता। अजित ने अपना मुख बंद मन ही मन तैयार कर बढ़कर खुलती आवाज से पूछा, क्यों, सब लोग अच्छी तरह तो हो? सभा के बाद फिर कोई खास बात तो नहीं हुई? हमें पहचानते हो ना? सभा में हम आए थे। इतने परिष्कृत परिचय से कई पहचान वाले निकले। ऐसी असंभाव्य घटना हुई कि लोगों को दुख की रात ही में सुख कर प्रभात हुआ। हृदय के कमल खुल गए। नेताजी आ गए। हर्ष के उच्च स्वर से सबने संवेदना की। नेताजी आ गए, ये खबर वीरन खुद गांव भर को सुनाने के लिए उठा और जब तक वो गांव भर को वहीं बुला लाता है तब तक कृपा कर बैठे, ये प्रार्थना कर दौड़ता हुआ अपने घर से कंबल उठा लाया और छप्पर के नीचे बिछा दिया। विजय और अजित बैठ गए। प्रदीप का प्रकाश हो रहा था। हर्ष में कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। लोग अब तक अपना धर्म, जो सुराज दिलाने वाले नेता के प्रति है, भूले हुए थे। जैसे वे अपना धर्म अपने ही व्यक्तित्व पर निर्भर स्वराज्य के एक ही उद्देश्य से बहुफल प्रसू महान कर्म भूले हुए सुख की प्रतीक्षा में परमुखापेक्षी हो रहे हैं। विजय और अजित अपने स्वाभाविक परिच्छद में न थे। स्वेच्छा से नहीं, लोगों पर प्रभाव डालकर पक्ष समर्थन के लिए भी नहीं, केवल कर्म के प्रसार द्वारा सहानुभूति और सत्य के विस्तार के लिए उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए थे। उन दिनों कानपुर में लाल इमली वूलन मिल्स, कॉटन मिल्स जैसे कारखानों में देशी वस्त्रों का वयन विदेशी मूल सूत्रों के चयन से होता था, जिसका विस्तार देहात तक कोरियों और जुलाहों की गजी और गाढ़े में भी हो चुका था। शांतिपुर, ढाका, बगलक्षी, अहमदाबाद, सब जगह विदेशी सूत की ही आबादी थी। अतः इनके वसन के रंग तक में स्वदेशीपन न था। मिल के कपड़े गेरुए की मिसाल नारंगी रंग से रंगे थे, पर इनके भीतर जो रंग था वो आज 1933 ईस्वी में भी मुश्किल से मिलता है। नेताओं को प्रणाम करने के उद्देश्य से गांव के लोग उठे और भूमिष्ठ मस्तक चरणोपांत प्रणाम कर कर श्रद्धा का भार इन 2 दिव्याधारों पर रखने लगे। वीरन भी गांव के आदमियों को, जिनमें अधिकांश किसान थे, लेकर आया। प्रणाम कर वीरन बुधुआ का हाल बयान करने लगा। कवि न होने पर भी प्रहार के वर्णन में उसने पूरा कवित्व प्रदर्शित किया। रूपक से रूप बांधकर अतियुक्ति में समाप्त किया। आवेश में उसे ये नहीं सूझा कि इतनी मार का केवल जिह्वाग्र द्वारा वर्णन होता है या कोई मनुष्य इतनी मार सहन भी कर सकता है। गांव में शूद्रों की ही संख्या है,
प्रायः सभी किसान। कुछ ब्राह्मण हैं जो अत्यंत दरिद्र, बकरियों का कारोबार करते हैं, अर्थात बकरी पालकर बच्चे बकर कसाईयों को बेचते हैं। 2-3 घर ऐसे भी हैं जो काश्तकारी करते हैं। ब्राह्मण होने के कारण गांव के लोगों में उनकी पूजा है, पर तभी तक जब तक वे गौब्राह्मण हैं। ये मनोभाव ये लोग समझते थे, इसलिए अपनी पूजा प्रचलित रखने के विचार से बराबर गांव के अधिकांश लोगों के साथ रहते थे। इधर पासियों का प्राधान्य होने पर उन्हीं की प्रभुता मानकर रहते थे। बुलाने पर 16 आने गांव आया। बचाव की सबकी इच्छा थी, और एकाएक वैसी व्याख्या वाले स्वराज के प्राप्त होने पर महामूर्ख ही फलभोग से विमुख होगा। सब लोगों ने समस्वर से वीरन की वक्तृता का समर्थन किया। बात बहुत अंशों में ठीक भी थी। विजय ने उस किसान को देखने की इच्छा प्रकट की। गांव वाले सावधानी से उसे भीतर ले गए। बुधुआ को देखकर बीरन की अत्युक्ति विजय और अजित को छोटी जान पड़ी। मार के बाद घाव भीग चुके थे। हाथ पैर फूलकर स्वाभाविक आकारों को अत्यंत अस्वाभाविक कर रहे थे। बाकी 2 रुपए लगान के लिए उसकी ये दुर्दशा हुई है। जानकर इन लोगों की दशा के सुधार के लिए विजय ने जान तक देने का निश्चय कर लिया। सब लोग बाहर आए। जमींदार के उपद्रवों से बचने के लिए गांव के लोगों को किस प्रकार संगठित होना चाहिए, एक अलग कोष सर्वसाधारण की भलाई के लिए एकत्र कर रखने पर मौके पर काम देता है, नहीं तो उपाय शून्य गरीब रियाया जमींदार का मुकाबला नहीं कर सकती। फूटकर एक एक आदमी जमींदार से कमजोर होने के कारण लड़ नहीं सकते, इसलिए उनका संगठन जरूरी है। जो भीख भगवान के नाम पर भिक्षुकों को दी जाती है, प्रतिदिन यदि उतना अन्न निकालकर एक हंडी में रख लिया जाए और महीने के अंत में गांव भर का अन्न एकत्र कर बेचा जाए, तो उसी अर्थ से एक शिक्षक रखकर वे अपने बालकों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकते हैं, जो तमाम दिन व्यर्थ के खेल कूद और लड़ाई झगड़ों में पार करते रहते हैं। जब तक रियाया अपने अर्थ को पूरी मात्रा में नहीं समझती, तब तक दूसरे समझदार का जुआ उसके कंधे पर रखा रहेगा। अज्ञान के अंधेरे गढ़े से बाहर उजाले में खिले हुए फूलों से दूसरे देशों के किसानों की दशा और सुधार का ज्ञान प्राप्त करना यहाँ के किसानों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ लोग ये भी नहीं जानते कि किस तरह 10 मन की जगह 15 मन अनाज पैदा किया जा सकता है, क्यों यहाँ के लोग इतनी दुखी और सदा सताए हुए रहते हैं, आदि आदि। किसानों की सुविधा सुयोग और उन्नति के मर्म से भरी अनेक प्रकार की बातें विजय ने सुनाई। जो चित्र वो खींच रहा था, सदियों के अंधकार से मुंदे सबके हृदय का प्रफुल्ल पंकज प्रकाश पा जैसे एक एक दल खोलता जा रहा हो, ऐसा आनंद लोगों को मिला। अपने भविष्य की इस सुहावनी कल्पना में वीरन और उसके भाइयों को शराब के नशे से ज्यादा रंगीन एक ना जाने हुए न जाने कैसा स्वर्ग सुख कर छवियों में भुला रखने वाला मालूम हुआ। हृदय के सागर ने पूर्णेंदु को प्राप्त करने को लालसा के 100 हाथ फैला दिए। अब तक एक दूसरे के प्रति द्वेष का विष भर रखने वाले जो सर्प थे, सुख कर स्वर सुनकर काट न भूल मंत्रमुग्ध रह गए। अजित ने याद दिलाकर उस भाषण के मुख्य कार्य पर कहा, कल से कुछ चंदा एकत्र करो और ये नेताजी लड़कों के पढ़ाने का भार लेंगे। सिर्फ इनके भोजन का सब लोगों को प्रबंध करना होगा। इससे अच्छी ऐसे विद्वान नेता के रहते गांव की रक्षा और कौन सी बात होगी। लोगों ने प्रतिध्वनि की, नेताजी के रहने पर जमींदार न सताएगा। रकम सिवा जो लगान के दूनी चाल से बढ़ रही है, रुक जाएगी। लड़के पढ़ लिख जाएंगे। गांव वालों को जैसे विधाता ने इच्छित वर दिया। पर वीरन को इतने ही से विश्वास न हुआ कि गांव वाले सच्चाई से ठीक राह पर चले जाएंगे, जमींदार के बहकावे में न आएंगे। कई मर्तबे गांव वालों ने धोखा दिया है, मुमकिन है अब के भी दें। इसलिए उसने कहा, भाई दूध का जला मट्ठा फूंक कर पीता है। अब के सब लोग महादेव बाबा के स्थान पर चलकर कसम करो कि कोई एका छोड़कर जमींदार की तरफ न जाएगा। जो लोग गांव की फूट से कई बार मार खा चुके थे और पीछे अपने घर द्वार रुपए पैसे बाल बच्चों की रक्षा के लिए मनुष्यता से हाथ धो महीनों तक जमींदार के पीछे पीछे फिरते रहे, वे बीरन की इस बात से सहमत हो गए। पासी सब बीरन के साथ थे, इसलिए तमाम गांव साथ हो गया। महादेव जी के मंदिर में सब लोगों ने कसम खाई, जो गांव से फूटकर अलग हो वो दोगला है। एक ब्राह्मण के यहां विजय और अजित के भोजन का प्रबंध हुआ। कच्ची बन रही थी। गृहिणी ने पति से पूछा, ये नेता कौन जात के होते हैं?
कोई जात है इनके? रंगे सियार है, पेट का धंधा एक कर रखा है। गंभीर उत्तर मिला। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 8, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।